Good morning, students. Today I will further continue the sixth chapter of history. Francis Buchanan, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu Sultan's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore. टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद या टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में बूट स्टील किस तरह से बनाया जाता था। In these furnaces, iron was mixed with charcoal and put inside small clay pots. इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। Through an intricate control of temperatures, the smelter produced steel ingots that were used for sword making not just in India but in West and Central Asia too. तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बूट्स इज एन Anglicized version of the Kannada word ukku, Telugu hukku, and Malayalam urukku, meaning steel. बूट्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। इंडियन बूट्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट्स। भारतीय बूट स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। माइकल फैराडे, द legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism, spent 4 years studying the properties of Indian boots. विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने
भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया। कब अध्ययन किया? 1818 से 1822 तक। However, the wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by the mid-19th century. परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। कैन यू गेस व्हाई दिस वाज सो? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? The sword and armor making industry died with the conquest of India by the British, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by craftspeople in India. भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। Abandon फ्रांसिस इन विलेज, गांव की उजड़ी भट्ठियां। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील required a highly specialized technique of refining iron. वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी। बट iron smelting in India was extremely common till the end of the 19th century. परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। In Bihar and central India in particular, every district had smelter that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for a manufacture of implements and tools of daily use. खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगल्भ कारीगर थे जो कि लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे और इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। The furnaces were most often built of clay and sun-dried bricks. ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थीं। The smelting was done by men, while women worked the valves pumping air that kept the charcoal burning. प्रगलन का जबकि महिलाएं धौंकनी चलाती थीं,
वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। In most villages, furnaces fell into disuse and the amount of iron produced came down. Why was this so? ज़्यादातर गांवों में भट्ठियां ठंडी पड़ चुकी थीं और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? One reason was the new forest laws that you have read about chapter 4, when the colonial government prevented people from entering the reserve forests. इसकी एक वजह तो नए वन कानून की थी या कानून ही थे जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती? हाउ कुड द आयरन स्मेल्टर फाइंड वुड फॉर चारकोल? वेयर कुड दे गेट आयरन और लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे? Defying forest laws, they often entered the forest secretly and collected wood, but they could not sustain their occupation on this basis for long. Many gave up their craft and looked for other means of livelihood. वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर के लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। In some areas, the government did grant access to the forest, but the iron smelter had to pay a very high tax to the forest department for every furnace they used. This reduced their income. कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्ठी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। Moreover, by the late 19th century, iron and steel was being imported from Britain. 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी
होने लगा था। Iron smiths in India began using the imported iron to manufacture utensils and implement. Iron smiths in India began using the imported iron to manufacture यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। दिस इवेंटुअली लोअर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी थी। बाय द अर्ली 20th century, the artisans producing iron and steel faced a new competition. 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय। The year was 1904। साल 1904 की बात है। In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of Jamshedji Tata, were traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposits। तो सन 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। They had spent many months on a costly venture looking for sources of good iron ore to set up a modern iron and steel plant in India। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा had decided to spend a large part of this fortune to build a big iron and steel industry in India। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ऑर। इसके लिए पहली शर्त ये थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। One day after traveling for many hours in the forest, एक दिन कई घंटे तक
जंगल की खाक छानने के बाद Weld and Dorabji came upon a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore. तो एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे. These people were the Agarias. When asked where they had found the iron ore, the Agarias pointed to a hill in the distance. ये अगरिया समुदाय के लोग थे. जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी. Weld and Dorabji reached the hill after an exhausting trek through dense forests. वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद रुककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे. ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल, द जियोलॉजिस्ट declared that they had a fast found what they had been looking for. Rajhara Hills had one of the finest ores in the world. पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है. रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक हैं. थैंक यू.